बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 8 जीवन की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंतर्गत पार्ट 3 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले के पार्ट आप नहीं देखे हैं तो चैनल से जाकर के देख सकते हैं, और अगर इसके पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। उसमें चैप्टर वाइज टोटल टॉपिक पढ़े हुए हैं, एकदम फ्री में जाकर के देख लीजिए। तो आज के पार्ट में जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना अर्थात जीव का जैव रासायनिक उद्भव आपको समझाएंगे। तो जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना कहा जाए, चाहे जीव का जैव रासायनिक उद्भव कहा जाए, चाहे इसी को प्रकृतिवाद भी कहते हैं, प्रकृतिवाद भी इसे ही कहा जाता है, या फिर इसे ही भौतिकवाद भी कहा जाता है। भौतिकवाद कहो, चाहे प्रकृतिवाद कहो, चाहे जीव का जैव रासायनिक उद्भव कहो, चाहे जीवन के उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना कहो, एक ही बात है। तो देखिए, जो जीवन के उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना है इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? तो पहला भाग है रासायनिक विकास। पहला भाग क्या है? रासायनिक विकास। और दूसरा भाग है जैव विकास। जैव विकास। जो पहला भाग है रासायनिक विकास, इसको कीमोजेनी भी कहा जाता है, कीमोजेनी भी कहते हैं अंग्रेजी में। और जो जैव विकास है, जैव विकास को बायोजेनी भी कहा जाता है, बायोजेनी भी इसे कहते हैं। जो रासायनिक विकास है इसे कई भागों में बांटा गया है, लगभग में 4 भागों में। रासायनिक विकास को 4 भागों में, इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो रासायनिक विकास में पहला भाग होगा प्रथम चरण सरल अणुओं का निर्माण। सरल अणुओं का निर्माण ये प्रथम चरण हो जाएगा, प्रथम चरण। और दूसरा भाग होगा सरल कार्बनिक, सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, यौगिकों का निर्माण। ये दूसरा चरण हो जाएगा या द्वितीय चरण हो जाएगा। और फिर तीसरा भाग है इसी का जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। ये तृतीय चरण हो जाएगा, तृतीय चरण। और फिर चौथा इसी का भाग है न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण। ये हो जाएंगे रासायनिक विकास के चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। जबकि जो बायोजेनी है, बायोजेनी के अंतर्गत भी 4 भाग किए गए हैं। पहले भाग में प्रथम कोशिका का निर्माण, प्रथम कोशिका का निर्माण, ये हो जाएगा 5वां चरण। चौथा यहां तक हुआ था, 5वां चरण ये हो जाएगा। और 6वें चरण में स्वपोषण की उत्पत्ति, जो प्रथम कोशिकाएं बनी उनमें स्वपोषण की उत्पत्ति कैसे हुई। और 7वें चरण में आधुनिक वायुमंडल कैसे बना, आधुनिक वायुमंडल का विकास या आधुनिक वायुमंडल कैसे बना। और इसके बाद में 8वें चरण में क्या होगा? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति या कोशिकाओं का विकास। तो ये इस प्रकार से 8 चरण में जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना पूरी हो जाएगी, जिसमें से मुख्य रूप से 2 थे, कीमोजेनी और बायोजेनी। चलिए इन सब को एक एक करके चित्र सहित आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। तो पहला है सरल अणुओं का निर्माण। रासायनिक विकास के अंतर्गत या कीमोजेनी के अंतर्गत पहला है या प्रथम चरण है सरल अणुओं का निर्माण। देखिए, जो हमारी आद्य पृथ्वी थी, आद्य पृथ्वी कहो चाहे आदि पृथ्वी कहो, जब पृथ्वी बनी थी तो उसी पुरानी पृथ्वी को आद्य पृथ्वी
या आदि पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। तो आदि पृथ्वी का जो वायुमंडल था, वायुमंडल था, आदि पृथ्वी का जो वायुमंडल था, इसमें पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी और क्या क्या था, सौर विकिरण, सौर विकिरण और उच्च ताप, उच्च ताप। यानी कि जो हमारी आद्य पृथ्वी थी, आद्य पृथ्वी के वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें, सौर विकिरण और उच्च ताप, ये तीनों ऊर्जा के स्रोत थे, ऊर्जा के स्रोत थे, इनसे ऊर्जा मिलती थी, इसलिए कहा गया कि ये ऊर्जा के स्रोत थे। और इनके प्रभाव से कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे लिख लेते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इनके प्रभाव से कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके मीथेन बनाए, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके मीथेन का निर्माण किया। इसी प्रकार से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनी, अमोनिया का निर्माण हुआ। और फिर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के संयोग से जल बना। इस तरह से यानी कि इनके प्रभाव से क्या हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन ने संयोग किया तो मीथेन का निर्माण हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग हुआ तो अमोनिया का निर्माण हुआ, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संयोग हुआ तो जल जैसे ये सरल अणु बने, सरल अणुओं का निर्माण हुआ। अब जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, चूंकि पृथ्वी पहले आग का गोला थी, तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, ठंडी होने से क्या हुआ, जो मीथेन था, मीथेन के बहुलीकरण से ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरह से आदि संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण हुआ। यानी कि मीथेन के बहुलीकरण से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। तो इस तरह से प्रथम चरण पूरा हो जाएगा। अब द्वितीय चरण पर आते हैं। तो देखिए अब द्वितीय चरण में क्या हुआ कि जो इसमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बने थे, ये जो हाइड्रोकार्बन यहां पर बने, हाइड्रोकार्बन जो बने, इन्होंने जल वाष्प के साथ संयोग कर लिया और संयोग करके एल्कोहल, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बनिक अम्ल भी ले लीजिए, कार्बनिक अम्ल जैसे सरल अणु बने। यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स बने, चाहे वो संतृप्त हो चाहे असंतृप्त हो, इन हाइड्रोकार्बन्स ने जल वाष्प के साथ संयोग कर लिया और जल वाष्प के साथ संयोग करके एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बनिक अम्ल जैसे सरल अणु बने। और बाद में क्या हुआ कि ये संघनित हो गए, यानी बाद में इनके संघनन के द्वारा या फिर कह लीजिए कि बहुलीकरण के द्वारा, संघनन कहो चाहे बहुलीकरण कहो या ऑक्सीकरण कह लीजिए, यानी कि संघनन के द्वारा या बहुलीकरण के द्वारा या ऑक्सीकरण के द्वारा इन्हीं से क्या बना, सरल शर्कराएं बनी, गिल्सरॉल बने, गिल्सरॉल का निर्माण हुआ, वसा अम्ल बने, वसा अम्ल का निर्माण हुआ, एमिनो अम्ल का निर्माण हुआ इन्हीं से। अब इस तरह से द्वितीय चरण पूरा हो गया है। चलिए तृतीय चरण पर आते हैं। तो देखिए तीसरा चरण है जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तीसरे चरण में जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो जटिल कार्बनिक यौगिकों में अभी मैंने अब दूसरे चरण में बताया था कि जो शर्कराएं बनी थी, शर्कराएं बनी, जो गिल्सराल बने थे दूसरे चरण में, ये तो तीसरा चरण है, दूसरे चरण में शर्कराएं बनी, गिल्सराल बने, एमिनो अम्ल बने, एमिनो अम्ल का जो निर्माण हुआ था, जो वसा अम्ल बने थे, और ऐसे ही प्यूरीन बने, पिरीमिडीन्स बने, पिरीमिडीन्स का जो निर्माण हुआ था आदि, जो ये सरल कार्बनिक अणु बने थे, ये सभी जो समुद्र का जल था, ये सभी जो समुद्र का जल था उसे में सूप की तरह से उबलते रहे, सूप की तरह से उबलते रहे। शर्कराएं, गिल्सराल, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, प्यूरिन, पिरिमिडीन्स आदि जितने भी कार्बनिक यौगिक बने थे सरल वाले, वह सभी क्या हुए कि जो समुद्र था, समुद्र चूंकि आग का गोला थी पृथ्वी, तो समुद्र में जो जल था वो गर्म था, तो गर्म सूप की तरह से ये सभी उबलते रहे उसी समुद्र में। और बाद में क्या हुआ, फिर जब उबलते रहे इसके बाद में इन्हीं यौगिकों से या इन यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, वसा बनी, प्रोटीन्स बनी, न्यूक्लियोसाइड बने और न्यूक्लियोटाइड बने। यानी बाद में पहले तो गर्म सूप की तरह उबलते रहे, बाद में इन यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड आदि का निर्माण हुआ। और आपको बता दें सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स बने थे सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों या हजारों की संख्या में, सैकड़ों हजारों जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, न्यूक्लियो जो टाइड्स थे ये क्रम में जुड़ने लगे और क्रम में जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं ने बाद में न्यूक्लिक अम्ल बनाए। यानी इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं ने बाद में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किया, यह न्यूक्लिक अम्ल बनाए। अब इनके बनने से, यानी न्यूक्लिक अम्ल के बनने के बाद जीवन की उत्पत्ति का साकार रूप मिल गया, यानी जीवोत्पत्ति का साकार रूप मिल गया। चलिए अब अगले चरण पर आते हैं, चौथे चरण पर। तो देखिए चौथा चरण है न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण। अभी पिछले चरण में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ था, यहाँ न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। देखिए जो प्रोटीन बनी थी, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल भी बन गया था, न्यूक्लिक अम्ल बना, इन दोनों ने संयोग कर लिया और संयोग करके क्या हुआ, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण किया, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण किया। यानी प्रोटीन ने क्या किया, न्यूक्लिक अम्ल के साथ संयोग करके न्यूक्लियो प्रोटीन बनाया। अब जो न्यूक्लियो प्रोटीन बन गया इसमें द्विगुणन की क्षमता थी, या कह लीजिए कि प्रतिलिपि की क्षमता थी। प्रतिलिपि का मतलब होता है कॉपी बनाने की क्षमता थी। ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन थे ये अपने आप ही समुद्र में ही क्या हुए कि बहुत ज्यादा और ऐसे ही बनने लगे, यानी इनकी प्रतिलिपियां बनने लगी। इसे ही अनुलिपीकरण कहा जाता था, अनुलिपीकरण इसे ही कहते हैं। यानी बहुत सारी कॉपीज ऐसे ही बन जाएं तो उसे ही अनुलिपीकरण कहा जाता है। और यही जनन का आरंभ था, यही जनन का आरंभ था। आपको बता दें जो प्रतिलिपि बनने लगी तो क्या हुआ कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स थे इनकी संख्या तेजी से बढ़ी। जब प्रतिलिपि बढ़ेगी ऐसे ही बहुत सारी न्यूक्लियो प्रोटीन बनेंगी तो इनकी संख्या तेजी से बढ़ेगी। और फिर तेजी से जब संख्या बढ़ गई तो अब क्या हुआ कि बहुत से न्यूक्लियो प्रोटीन्स में उत्परिवर्तन होने लगा, उत्परिवर्तन हुआ। और उत्परिवर्तन होने से क्या हुआ कि नए न्यूक्लियो प्रोटीन बने, नए न्यूक्लियो
प्रोटीन का निर्माण हुआ। जब इनमें उत्परिवर्तन हो गया, उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि अचानक होने वाला चेंजेज, अचानक कोई इसमें चेंज हो जाए तो उसे ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो जब उत्परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, तो नए न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हो गया, नए न्यूक्लियोप्रोटीन बन गए और इन न्यूक्लियोप्रोटीन की तुलना वायरस से की जा सकती है। जैसे एक वायरस होता है तो वायरस में केवल अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, और बाहर प्रोटीन होता है। तो इन न्यूक्लियोप्रोटीन की तुलना वायरस से की जा सकती है, जो कि निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। तो ये हो गया चौथा चरण, न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण। या फिर अब इसमें जो कीमोजेनी थी वो पूरी हो गई है, कीमोजेनी पूरी हो गई है, अब बायोजेनी शुरू होगी पांचवें चरण से। चलिए पांचवें चरण पर आते हैं। देखिए पांचवें चरण में मैंने बताया था कि जैव विकास होगा या बायोजेनी शुरू हो जाएगी। तो पांचवा चरण क्या है? प्रथम कोशिका का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। प्रथम कोशिका का निर्माण हो जाएगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। तो देखिए इसमें क्या हुआ, जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बने थे, न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो बने थे, तो क्या हुआ कि जो सागर था, क्योंकि ये समुद्र में बने थे, जो समुद्र था, सागर था, वो गर्म सूप की तरह से उबल रहा था, गर्म सूप की तरह से। तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ थे, जो कार्बनिक पदार्थ थे, कार्बनिक पदार्थ के जो अणु थे, वह अणु इकट्ठा होने लगे। कार्बनिक पदार्थ के अणु इस तरह से इकट्ठा होने लगे और इकट्ठा होने से बड़े कोलाइडी कण बने, बड़े कोलाइडी कण बने। जब ये कार्बन जो सागर था उसमें गर्म सूप उबल रहा था, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ जो अणु थे कार्बनिक पदार्थ के, वो इकट्ठा होने लगे और इकट्ठा होकर के बड़े कोलाइडी कणों का निर्माण किया। और ये जो कोलाइडी कण थे ये आघुलनशील थे, आघुलनशील थे, घुलते नहीं थे, आघुलनशील थे या आघुलनशील बूंदों के रूप में थे, बूंदों के रूप में व्यवस्थित थे। ओपेरिन ने क्या कहा था? ओपेरिन ने इन्हें कोएसरवेट्स कहा था, कोएसरवेट्स हैं इन्हें। ओपेरिन ने क्या बताया था कि ये कोएसरवेट्स हैं, जो आघुलनशील बूंदों के रूप में कोलाइडी कण बने थे बड़े बड़े, उन्हें क्या कहा? ये कोएसरवेट्स हैं। और आपको बता दें कि धीरे धीरे करके बाद में ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन थे, इनके चारों ओर यही कण जम गए होंगे और जम करके ये बीच में न्यूक्लियो प्रोटीन रहा होगा और धीरे धीरे यही कोशिका बनी होगी। तो ये इसी के बीच में रहा होगा, यानी न्यूक्लियो प्रोटीन बीच में और उसी के चारों ओर कण बने होंगे। तो ओपेरिन ने क्या बताया था? ओपेरिन के मत के अनुसार था कि जो कोएसरवेट्स हैं, जो कोएसरवेट्स हैं, इसमें जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, कोएसरवेट जैसे यहाँ बीच में न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, तो कोएसरवेट्स में जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स थे, जिनमें न्यूक्लियो प्रोटीन्स बने, वही प्रारंभिक कोशिकाएं बन गई, वही प्रारंभिक कोशिकाएं बनी। यानी कुछ कोएसरवेट्स में न्यूक्लियो प्रोटीन बीच में था, तो वही क्या बनी? वही कोशिका रूपी जीवों में विकसित हो गई या वही आदि कोशिकाएं बन गईं, ये बताया था इन्होंने। और जो हारोबिज थे, हारोबिज और लेस्ली ऑर्गल थे, इन्होंने बताया था कि जो आद्य सागर था, आद्य सागर में जो प्रथम जीव बने वो नग्न जीन के थे। जैसे नग्न जीन मैंने न्यूक्लियो प्रोटीन्स को बताया था, तो ये नग्न जीन थे और इन्हें जीन के जुड़ने से लंबी श्रृंखलाएं बनी, जिनसे डीएनए और आरएनए अणु बने थे। ये हारोबिज ने बताया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो प्रथम आदि कोशिका का निर्माण हुआ, ये 3 से 2.5 लाख अरब वर्ष पहले हुआ था, यानी 300 करोड़ से 250 करोड़ वर्ष पहले प्रथम कोशिका बनी थी। अब चलिए छठवें चरण पर आते हैं। अब देखिए छठवें चरण में आद्य जीवों में पोषण विधियां, यानी जब आदि कोशिका बन गई, जब आदि कोशिका का निर्माण हो गया, तो उसमें पोषण विधियां कौन कौन सी थीं? आपको बता दें, परजीविता, परजीविता यानी कुछ आदि कोशिकाएं ऐसी थीं जो अन्य कोशिकाओं के अंदर, ये जैसे आदि कोशिका है तो ये अन्य कोशिका के अंदर आकर के प्रवेश कर जाती थी और भोजन को ग्रहण करती थी। तो ऐसे जीवों को परजीवी कहा था। परजीवी यानी कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं के अंदर घुस करके या दूसरे सेल्स के अंदर प्रवेश कर करके भोजन ग्रहण करती थी, तो उन्हें क्या कहा गया?
परजीवी और यह क्रिया परजीविता कहलाई। परजीविता ऐसे ही मृत जीविता थी, मृत जीविता भी ऐसे ही थी। तो मृत जीविता में क्या था कि कुछ कोशिकाएं जो थी ये मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करती थी। मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करती थी, तो उन्हें मृत जीवी कहा जाता था, मृत जीवी कोशिकाएं, और यह क्रिया मृत जीविता कहलाती थी। इसी प्रकार से कुछ कोशिकाएं ऐसी थी जो दूसरी कोशिकाओं को निगल जाती थी, निगल लेती थी। कुछ कोशिकाएं ऐसी थीं जो दूसरी कोशिकाओं को ही निगल जाती थीं, तो इस तरह से पोषण करती थीं। तो उसमें प्राणी सदृश भोजन था, यानी प्राणी सदृश पोषण था। और कुछ रसायन संश्लेषी थी, रसायन संश्लेषी, और कुछ प्रकाश संश्लेषी थी, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करती थी, तो प्रकाश संश्लेषी थी। इस तरह से छठे चरण में आद्य जीवों में पोषण विधियां होती थी। चलिए 7वें चरण पर आते हैं। 7वें चरण में चूंकि आद्य वायुमंडल बनना है, आधुनिक वायुमंडल का निर्माण होना है, तो इसमें ऑक्सीजन मुक्त थी, ऑक्सीजन मुक्त हुई थी। प्रकाश संश्लेषण हुआ था, तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त हुई थी। तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया कि मीथेन के साथ मिलकर के, ऑक्सीजन ने मीथेन के साथ मिलकर के जल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित किया। क्या किया? ऑक्सीजन ने मीथेन के साथ मिलकर के जल का निर्माण किया और CO2 भी निकाली। इस तरह से CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज हुई। और अगर दूसरी बात करें तो जो अमोनिया थी, अमोनिया ने ऑक्सीजन के साथ संयोग करके फिर जल बनाया। अमोनिया ने भी ऑक्सीजन के साथ संयोग किया। यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा थी, सोलर एनर्जी थी। अमोनिया ने ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल का निर्माण किया और नाइट्रोजन गैस निकाली, नाइट्रोजन गैस। इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन थी, इसके 3 मॉलिक्यूल जब मिल गए तो ओजोन बना दिया, ओजोन का निर्माण किया। कुल मिलाकर के इस तरह से आधुनिक वायुमंडल का निर्माण हुआ था। और फिर है अंतिम 8वां चरण, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण। तो आपको बता दें, ये जो सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी, इनमें धीरे धीरे उत्परिवर्तन हुआ या फिर धीरे धीरे यही एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय कोशिकाओं में बदल गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि परीक्षा में इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको समझा देते हैं। रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक AI ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति की जैव रासायनिक परिकल्पना प्रस्तुत की और इस परिकल्पना को जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना कहते हैं। यानी इसी को आधुनिक परिकल्पना भी कहा जाता है जीवन की उत्पत्ति की, या फिर इसे ही ओपेरिन सिद्धांत भी कहते हैं। और इसे ही भौतिकवाद या प्रकृतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही भौतिकवाद भी कहते हैं या फिर प्रकृतिवाद के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी नामों को याद रखेंगे, किसी भी नाम से परीक्षा में पूछा जा सकता है। सन 1936 में ओपेरिन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में इस परिकल्पना या कॉन्सेप्ट की व्याख्या की थी। किसकी? तो ओपेरिन सिद्धांत की या जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना की या रासायनिक परिकल्पना की। कब किया था? तो सन 1936 में इन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में। आपको बता दें कि इंग्लैंड के हेल्डेन ने भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट दिया था, यह परिकल्पना दी थी। इस परिकल्पना के अनुसार आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारी आदिकालीन पृथ्वी पर भौतिक, रासायनिक इन दोनों क्रियाओं से नए नए अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिक बने। यानी भौतिक रासायनिक क्रियाओं से नए नए अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ बने या यौगिक बने। मतलब करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर इस तरह की दशाएं थीं कि विशेष फिजियोकेमिकल प्रोसेस से नए नए कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ था। जब ये यौगिक विशेष रूप से संगठित और संघनित हुए तो जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। मतलब जब विशेष रूप से संगठित हो गए, संघनित हो गए, तो जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ और उन्हीं जटिल यौगिकों में जीवन के लक्षण विद्यमान थे और इसे ही ओपेरिन सिद्धांत कहा जाता है।
पूरे ओपेरन सिद्धांत को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रासायनिक विकास यानी कीमोजेनी और दूसरा भाग है जैव विकास यानी बायोजेनी। अब जो रासायनिक विकास है यानी कीमोजेनी है, इसमें 4 भाग किए गए। प्रथम चरण में सरल अणुओं का निर्माण, द्वितीय चरण में सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, तृतीय चरण में जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण और चौथे चरण में न्यूक्लियो प्रोटीन अणुओं का निर्माण। इसके बाद जो जैव विकास है या बायोजेनी है, ये 5वें चरण से प्रारंभ हुआ। 5वें चरण में प्रथम कोशिका का निर्माण, 6ठे चरण में स्वपोषण की उत्पत्ति, 7वें चरण में आधुनिक वायुमंडल का विकास और 8वें चरण में यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति। चलिए इन सब को एक एक करके डिटेल से आपको समझा देते हैं। तो पहला है रासायनिक विकास या कीमोजेनी। देखिए इसके अंतर्गत जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में क्या हुआ कि आद्य पृथ्वी के वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें, सौर विकिरण तथा उच्च ताप ऊर्जा के स्रोत थे। मतलब करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें, सौर किरणें तथा उच्च ताप ऊर्जा के प्रमुख स्रोत थे और इनके प्रभाव से यानी इनका जो ताप हुआ, उस ताप के प्रभाव से कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मीथेन बना। कार्बन और हाइड्रोजन ने संयोग किया तो मीथेन बनी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से जल बना। इस तरह से मीथेन, अमोनिया और जल का निर्माण हुआ प्रथम चरण में। और जल बनने से पृथ्वी ठंडी होने लगी। भाई जल बन गया तो पृथ्वी धीरे धीरे करके ठंडी होने लगी और पृथ्वी के ठंडी होने पर मीथेन के बहुलीकरण से इथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। इस तरह से प्रथम चरण में सरल अणु बन गए या सरल अणुओं का निर्माण हो गया। फिर आते हैं द्वितीय चरण में। तो दूसरे चरण में यानी प्रथम चरण में जो हाइड्रोकार्बन बने थे उनका जल वाष्प के साथ संयोग करने पर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बनिक अम्ल के सरल अणु बने। क्या मतलब हुआ कि जो प्रथम चरण था उसमें जो हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ था उनका जल वाष्प के साथ संयोग हो गया, यानी उन्होंने जल वाष्प के साथ क्रिया कर दिया और क्रिया करने पर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बनिक अम्ल आदि सरल अणुओं का निर्माण हो गया। बाद में इनके संघनन, बहुलीकरण और ऑक्सीकरण से क्या हुआ, यानी कि संघनन का मतलब है कंडेंसेशन, बहुलीकरण का मतलब है पॉलीमराइजेशन और ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि सरल शर्कराएं, ग्लिसरॉल, वसा अम्ल और अमीनो अम्लों का निर्माण हुआ। ये चीजें बन गई। फिर आते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण में क्या था कि जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। तो कैसे हुआ, रसायन संश्लेषण द्वारा बने जो कार्बनिक यौगिक थे, चाहे वो शर्कराएं हो, चाहे ग्लिसरॉल हो, चाहे अमीनो अम्ल हो, वसा अम्ल हो, तो ये जो बन गए थे दूसरे चरण में, आदि से बहुत से यौगिक समुद्र के जल में गर्म सूप की तरह उबलते रहे। क्या हुआ, ये सभी समुद्र के जल में गर्म सूप जैसे होता है बिल्कुल उसी तरह से उबलते रहे और इन यौगिकों ने इकाइयों के रूप में जुड़कर जटिल कार्बनिक यौगिकों के दीर्घ अणु या पॉलीमर का निर्माण किया। यानी ये सब यौगिक क्या किए, एक इकाई की तरह, एक मोनोमर की तरह आपस में जुड़ गए और जुड़ करके जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया या पॉलीसेक्राइड्स, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स आदि का निर्माण किया। और आपको यहीं पर बता दें कि एक वैज्ञानिक थे हेल्डन ने आद्य सागर को गर्म पतला सूप या पूर्वजीवी सूप कहा था। जो हेल्डन थे इन्होंने आद्य सागर को गर्म पतला सूप या पूर्वजीवी सूप कहा था। तो इस तरह से सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में जुड़ने से बनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से न्यूक्लिक अम्ल बना। यानी न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण तीसरे चरण में
हो गया और इनके निर्माण के बाद में जीवोत्पत्ति को साकार रूप दिया गया। फिर चौथे चरण में आते हैं, तो चौथे चरण में न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के संयोग से जटिल न्यूक्लियोप्रोटीन अणु बन गए। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों ने आपस में संयोग कर लिया, अपक्रिया कर लिया, और अपक्रिया करने पर जटिल न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं का निर्माण हो गया। कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अणु समुद्र के गर्म सूप में उपस्थित विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से अपने समान न्यूक्लियोप्रोटीन बनाने लगे। अब उसमें से कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन के जो अणु थे, उन्होंने क्या किया कि जो समुद्र का गर्म सूप था, उस गर्म सूप में जो विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से उन्हीं के समान न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण करने लगे, बनाने लगे। और न्यूक्लियोप्रोटीन में अपनी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता ही जनन क्षमता का आरंभ था। यानी वो अपने जैसे रेप्लिकेशन करने, जब अपने जैसे बनाने लगे तो क्या हुआ, इसी क्षमता को ही जनन का आरंभ माना गया और इसे ही अनुलिपीकरण कहा गया। अनुलिपि के कारण क्या हुआ कि न्यूक्लियोप्रोटीन की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। जब अपने ही समान वैसे ही पदार्थ बनाने लगे तो जो न्यूक्लियोप्रोटीन थे उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी और इसमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। और भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के कारण न्यूक्लियोप्रोटीन्स में उत्परिवर्तन होने लगे, म्यूटेशन होने लगे। यानी वो जो न्यूक्लियोप्रोटीन बन गया था उसमें उत्परिवर्तन शुरू हो गया, म्यूटेशन शुरू हो गया, जिससे नए संयोगों और नए लक्षणों वाले न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हो गया। जब उत्परिवर्तन शुरू हुआ, म्यूटेशन हो गया, तो नए नए लक्षण विकसित हो गए, नए नए न्यूक्लियोप्रोटीन बन गए। न्यूक्लियोप्रोटीन्स को नग्न जीन भी कहते हैं, नेक्ड जीन भी कहा जाता है, और इनकी तुलना वायरस से की जा सकती है। जैसे वायरस थे जो किसी सजीव कोशिका में पहुंचकर सक्रिय हो जाते हैं। जो नेक्ड जीन हैं ये किसी भी सजीव कोशिका में पहुंचकर सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए न्यूक्लियोप्रोटीन्स के विकास से निर्जीव और सजीव के बीच की सीमा निर्धारित हो गई। यानी जब न्यूक्लियोप्रोटीन बन गए तो निर्जीव और सजीव के बीच की सीमा निर्धारित हो गई, एक रेखा निर्धारित हो गई। आज भी वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी माना जाता है। आपको यहीं पर बता दें कि हॉरोविज और लेस्ली ऑर्गल के अनुसार आदि सागर में जीव नग्न जीन के रूप में थे। इन्होंने क्या बताया था कि जो आदि सागर है उसमें जीव कैसे हैं, नग्न जीन के रूप में बने थे। चलिए जानते हैं बायोजेनी के बारे में। तो ये दूसरा स्टेप है। बायोजेनी के अंतर्गत पांचवा चरण आता है। इसके अंतर्गत कोलाइड्स का निर्माण कैसे हुआ, तो आदि सागर के गर्म सूप में कार्बनिक पदार्थों के अणुओं के इकट्ठा होने से बड़े कोलाइडी कण बने होंगे। विशेषकर प्रोटीन के अणुओं पर विद्युत आवेश होने पर, यानी प्रोटीन के अणु पर विद्युत आवेश होने के कारण वे बने होंगे और ये एक साथ इकट्ठे होकर आघुलनशील बूंदों के रूप में व्यवस्थित हो गए। इस प्रकार बने कोलाइडी तंत्र या बूंदों को सिडनी एफ हॉक्स, यानी इस प्रकार के जो कोलाइडी कण बने उन्हें क्या कहा जाता है, सिडनी एफ हॉक्स कहा जाता है या प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स कहा जाता है। चाहे सिडनी एफ हॉक्स कहें चाहे प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स कहें। अगर पांचवें चरण में कोइसरवेट्स की बात करें तो विरोधी विद्युतावेश कोलाइडी बूंदों के इकट्ठा होने से और अधिक बड़े कोलाइडी तंत्र बन गए। मतलब जब विरोधी विद्युतावेश वाले कोलाइडी कण बने तो उनके इकट्ठा होने से क्या हुआ कि और बड़े बड़े कोलाइडी कणों का निर्माण हो गया, उनका उत्पत्ति हो गई। ओपेरिन ने इन्हें कोइसरवेट्स कहा। जो कोलाइडी कण बड़े बड़े बन गए, ओपेरिन ने उन्हें क्या कहा, कोइसरवेट्स कहा। और उन्होंने जिलेटिन गोंद आदि से कृत्रिम कोइसरवेट्स बनाए। फिर उन्होंने क्या किया कि जिलेटिन से गोंद से कृत्रिम कोइसरवेट्स का निर्माण भी किया था। आपको बता दें कि जो कुछ कोइसरवेट्स थे, कुछ कोइसरवेट्स में न्यूक्लियोप्रोटीन केंद्र में था, यानी उनके बीच में था, और उनके बाहर अन्य कार्बनिक पदार्थ पोषक तत्वों के रूप में इकट्ठा हो गए थे। बीच में न्यूक्लियोप्रोटीन था और उसके चारों ओर अन्य पोषक पदार्थ इकट्ठा हो गए थे। इनकी सतह पर लिपिड अणुओं के विन्यास से
आद्य कोशिका कला बनी और उनकी सतह पर जो लिपिड के अणु थे वो विन्यासित हो गए, सेट हो गए, जिससे आद्य कोशिका कला या प्रिमिटिव सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया था। और इससे ये जो कोइसरवेट्स थे, कोइसरवेट्स बाहरी जलीय माध्यम से अलग हो गए। इस प्रकार इन पूर्व जीवी रचनाओं में वैयक्तिकता का विकास हुआ, इंडिविजुअलिटी का विकास हुआ। और आपको यहीं पर बता दें, द्विविभाजन तथा कलिकोत्पादन द्वारा इनकी संख्या में गुणोत्तर वृद्धि होती गई। इनमें द्विविभाजन होता गया, कलिका उत्पादन होता गया, जिससे इनकी संख्या बढ़ती गई। इस प्रकार की स्वतंत्र व स्वगुणित बूंद सदृश इकाइयां, जिनमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स और अन्य कार्बनिक यौगिक वसीय कला या जलीय माध्यम में अलग थे, इन्हें आद्य कोशिकाएं कहा गया। यानी इस प्रकार की स्वगुणित और स्वतंत्र बूंद इकाइयां क्या कहलाई? आद्य कोशिका कहलाई। और ये जो आद्य कोशिकाएं थीं, इन जो कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, इस संबंध में दो मत हैं। ओपेरिन मत के अनुसार जिन कोइसरवेट्स में न्यूक्लियोप्रोटीन थे उनमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स बने, वही प्रारंभिक कोशिका रूपी जीवों में विकसित हुए और इन न्यूक्लियोप्रोटीन्स के चारों ओर खाद्य पदार्थों के खोल बने। जबकि होरोविट्स और लेस्ली ऑर्गल के अनुसार आद्य सागर में प्रथम जीव नग्न जीव के रूप में थे और इन जीन्स के जुड़ने से लंबी श्रृंखला वाले डीएनए और आरएनए अणु बने और इन अणुओं के प्रोटीन के साथ संयोग से न्यूक्लियोप्रोटीन अणु बने जो वायरस सदृश कण रहे होंगे। इन्होंने ये सारी चीजें बताई। आपको बता दें कि प्रथम आद्य कोशिकाओं का उद्भव 3 से 2.5 अरब यानी कि 300 करोड़ से 250 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। अगर प्रथम आद्य कोशिका की उत्पत्ति को देखा जाए तो 300 करोड़ से 250 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है और ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थीं। यानी टोटली जितनी भी थे सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थीं। चलिए छठे चरण पर आते हैं और छठे चरण में आद्य जीवों में पोषण विधियों का विकास हुआ। तो जो जो कार्बनिक यौगिक उपयोग में आते गए, समुद्र में इनकी कमी होती गई और ये अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आद्य कोशिकाओं में इनका विकास हो गया। तो इसमें पोषण विधियों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो परजीविता थी। कुछ आद्य कोशिकाओं ने अन्य कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके उनको अपना भोजन बना लिया, यानी भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। ऐसे जीवों को परजीवी कहा, पैरासाइट कहा। अगर मृत जीविता को देखा जाए तो कुछ कोशिकाओं को मृत व क्षीण होती हुई कोशिकाओं से भोजन ग्रहण करने में अधिक सुविधा हुई। भोजन ग्रहण करने की इस विधि को मृत जीविता कहा। और प्राणी सदृश को देखा जाए तो कुछ अन्य कोशिकाओं ने दूसरी जीवित कोशिकाओं को पूरा निगलना शुरू किया। इसके लिए उनमें मुख सदृश रचनाएं विकसित हो गईं। जब पूरा निगलना शुरू किया तो मुख जैसी रचनाएं बन गईं। अगर रसायन संश्लेषी की बात की जाए तो कुछ आद्य जीवाणु कोशिकाओं में जल व CO2 से कार्बनिक भोजन के निर्माण की क्षमता विकसित हो गई। इसके लिए उन्होंने अकार्बनिक अणुओं से यानी H2S से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त की और यही ऊर्जा CO2 व जल को संश्लेषित कर कार्बनिक भोजन के निर्माण में काम आई। अगर प्रकाश संश्लेषण को देखा जाए तो कुछ कोशिकाओं में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक यौगिकों के रूप में बंदी करने की विधि का विकास हुआ, जिससे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और चलिए चलते हैं सातवें चरण पर। सातवें चरण में क्या हुआ कि आधुनिक वायुमंडल का निर्माण हुआ था, ऑक्सीजन क्रांति आई थी। तो सातवें चरण में प्रकाश संश्लेषण के बनने के बाद या बनने के फलस्वरूप आद्य वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त हुई और ऑक्सीजन के मुक्त होने से क्या हुआ कि महत्वपूर्ण परिवर्तन आए और इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण प्रकाश संश्लेषण की घटना को ऑक्सीजन क्रांति भी कहा जाता है। ऑक्सीजन आने से सभी जीव अच्छी तरह से विकसित होने लगे। फिर आठवें चरण में आते हैं। आठवें चरण में सुकेंद्रीय यूकैरियोटिक कोशिकाओं और जगत प्रोटिस्टा का उत्पत्ति हुई या जगत प्रोटिस्टा का निर्माण हुआ था। आपको बता दें
कि प्रारंभिक पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ आदि कोशिकाओं या पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में संरचनात्मक परिवर्तन होने लगे और बाह्य आवरण कला, झिल्ली नुमा, स्पष्ट, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम आदि कोशिका अंगकों का क्रमिक विकास होना शुरू हो गया। आप मान सकते हैं कि लगभग 1.5 अरब वर्ष पूर्व तक हुआ था। और आदि सुकेंद्रीय कोशिकाओं का भी निर्माण हुआ। इनकी समानता अग्रत एक कोशिकीय पादप या जंतु से करने के पश्चात अर्नेस्ट हैकेल ने इन्हें जीव जगत में प्रोटिस्टा नाम का रूप दिया, यानी प्रोटिस्टा नाम जगत के रूप में स्थापित किया। इस तरह से 8वें चरण में सुकेंद्रीय या यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास हुआ। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।